नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी के अंदर अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था संसद। देखिए, संसद की हमने बात पहले काफी कुछ कर ली थी। भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 यानी 122 तक जो है वो भारतीय संसद का प्रावधान है। और इसमें से अपन ने जो है वो 79 से लेकर 100 तक के जो अनुच्छेद थे वो पूर्व क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो पिछली क्लास जो थी उसको स्टार्ट से देखकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए संसद जो है वो समझना इजी रहेगी। और इस क्लास में हम जो है वो 101 से स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, देश की सर्वोच्च संस्था है, तो ये लाजमी है कि हम जो है वो कम से कम 2 क्लासें तो इसके अंदर ले ही ले। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो कंप्लीट पॉलिटी सॉल्यूशन के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए जो वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वो वीडियो जो आप देखें, निश्चित रूप से आपको आपके इच्छित पद प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद से। आज का अपना प्रथम अनुच्छेद रहेगा अनुच्छेद 101। भाई, संसद के अंदर अनुच्छेद 101 में क्या लिखा है? 101 में लिखा है सदस्यों की पद रिक्ति। कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके आधार पर सदस्यों का पद रिक्त हो सकता है? देखो, आपने पढ़ा कि 79 से जब अपन ने स्टार्ट किया था ना, तो 88 तक तो था बेसिक चीजें, संरचना वगैरह वो सारी चीजें आई थी। ठीक है, उसके बाद में 89 से हमने स्टार्ट किया था, तो 89 से आगे चल के जो है वो सारी की सारी चीजें मिलकर मिक्स होके क्या थी? लोकसभा अध्यक्ष और सभापति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये इस पे चला था। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है 101 से सदस्यों के बारे में प्रावधान। लोकसभा के जो संसद के जो सदस्य हैं उनके बारे में प्रावधान यहां से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे आपको कह रहा है कि कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसके अंदर इनके पद रिक्त हो जाएंगे। तो कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी? सबसे पहले होगा आपका पद त्याग। किसी व्यक्ति का जो है वो पद त्याग हो जाएगा कब? अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य जो है वो किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। इसी के साथ साथ जो राज्यसभा के हैं वो किसको देंगे? वो देंगे आपके राज्यसभा के सभापति को। राज्यसभा के सभापति को देंगे। लोकसभा के सदस्य तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे और राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति को अपना त्याग पत्र देंगे। इस तरह से इनकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज तो होगी पद त्याग। दूसरी चीज यहाँ पे आती है, दूसरी चीज आती है अनुपस्थिति। ठीक है, कोई व्यक्ति एब्सेंट रहता है, कितने दिन एब्सेंट रहता है? 60 दिन। 60 दिन लगातार जो है, 60 दिन लगातार कोई व्यक्ति बिना बताए एब्सेंट रहता है, बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, तो उसका जो पद है वो क्या हो जाएगा? उसका पद रिक्त हो जाएगा, उसको खाली मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस 60 दिन के अंदर जो सत्र और सत्रावसन हुए हैं, जो सत्र और सत्रावसन अगर लगातार 4 दिन तक हुए हैं, लगातार 4 दिन या उससे ज्यादा हुए हैं, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होंगे। भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 60 दिन की जब आप गणना करोगे, जब आप 60 दिन की गणना करोगे, कोई सदस्य अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। 60 दिन तक लगातार बैठकों में अनुपस्थित रह रहा तो। लेकिन यदि 4 दिन तक लगातार सत्र नहीं चला है, 4 दिन तक लगातार सत्रावसन रहा है या स्थगन रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो समय जो है वो 60 दिन में काउंट नहीं होगा। आपको ये समय 4 दिन वाला मोस्ट है, 4 दिन का विशेष तौर से आप ध्यान रखें। ठीक है, 2 चीजें होगी। तीसरी है, अब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका पद जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, पद अपने आप खाली हो जाएगा। तो 3 परिस्थितियां तो ये होगी 121 में, 101 में
कि कौन कौन सी स्थिति में जो है वो पद समाप्त हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। एक सबसे मेन जो चीज आपको पूछी जाती है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो है दोहरी सदस्यता। ये दोहरी सदस्यता का मतलब आप समझो कि कोई व्यक्ति जो है वो दो पदों पे चयनित हो गया, दो पदों पे निर्वाचित हो गया, या फिर एक सदन का दूसरे सदन में हो गया, या फिर लोकसभा का है राज्यसभा में हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो वहां आपको सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है और वहां जो है काफी लोग फंसते हैं। ये आप व्यवस्थित रूप से देखिए कि दोहरी सदस्यता कैसे। पहला नियम क्या कहता है कि कोई एक व्यक्ति जो है राज्यसभा प्लस लोकसभा, दो सदन हो गए, दोनों का एक साथ सदस्य चुन लिया जाए। कोई व्यक्ति एक साथ राज्यसभा का सदस्य भी चुन लिया जाए और लोकसभा का सदस्य भी चुन लिया जाए। इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, ये व्यक्ति 10 दिन में बताएगा। ये व्यक्ति 10 दिन के अंदर अंदर ये बताएगा कि वो किस सदन में रहना चाहता है। और अगर मान लो ये नहीं बताता है तो आपको यहां पे याद रखना है कि इस व्यक्ति की राज्यसभा से सदस्यता क्या कर देंगे, समाप्त हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जो उच्च सदन है उसकी सदस्यता हमेशा समाप्त होती है, कि एक व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 7 सदस्य चुन लिया जाता है तो वो कितने दिन में बताएगा। देखो मेन चीज क्या होती है, कई बार ये समय पूछ लिया जाता है आपको, ठीक है, ये समय पूछ लिया जाएगा कि भाई वो कितने समय के अंदर जो है आपको बताएगा। तो वो आपको कितने दिन में बताएगा, वो आपको 10 दिन में सूचित करेगा, 10 दिन में बताएगा कि मैं फला सदन में रहना चाहता हूं। तो ठीक है, नहीं बताता है तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त कर देंगे। एक तो दोहरी सदस्यता ये होगी। दूसरी दोहरी सदस्यता की स्थिति देखो क्या होती है, एक सदन का सदस्य है, कोई व्यक्ति ऑलरेडी एक सदन का सदस्य है और वो क्या करता है, दूसरे सदन का सदस्य हो जाता है। देखो कोई व्यक्ति एक सदन का सदस्य था, किसी भी सदन का, लोकसभा राज्यसभा किसी का भी था, एक सदन का सदस्य था और वो किसी दूसरे सदन में वापस निर्वाचित हो गया। तो यहाँ किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका जो ये प्रथम सदन था इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसकी सदस्यता इसकी क्या हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगी। एक सदन का था, दूसरे में चुन लिया गया, सदस्यता समाप्त। ठीक है, दो परिस्थितियां होगी। तीसरी परिस्थितियां है कि मान लो कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है और वो क्या हुआ, कोई राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया गया। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य था और राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस व्यक्ति को 14 दिन के अंदर बताना होगा। कितने दिन में बताना होगा, 14 दिन का। भाई 4 दिन जो है, देखो लोकसभा राज्यसभा में तो वही रहता है, तो आप 10 दिन भी बता देगा। भाई तू ट्रेवल करके आएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको 4 दिन एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, तो 14 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि भाई वो किस सदन में रहना चाहता है। इट मीन वो संसद का सदस्य रहना चाहता है या वो राज्य विधानमंडल का सदस्य रहना चाहता है, ये चीज उसे बतानी पड़ेगी 14 दिन में। समय याद रखना है। और यहाँ कितने दिन है, 10 दिन। और अगर वो नहीं बताता है तो यहां से इसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। संसद की सदस्यता उसकी अपने आप समाप्त मान ली जाएगी। तो 3 प्रकार की दोहरी सदस्यताओं की हमने बात कर ली। ये जो तीनों प्रकार है याद रखें, स्पेशल जो है वो इसकी जो समयावधि है उस समयावधि को याद रखें। अनुच्छेद 101 में दिया गया है कि कौन कौन सी परिस्थितियां बनती है जब व्यक्ति जो है का पद रिक्त, किसी सदस्य का पद रिक्त मान लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक दो स्थितियां और बनती है। जैसे हम बात करें तो
जब निर्वाचन निरस्त हो जाए, ठीक है, जब किसी कारण से जो निर्वाचन हुआ था, जो इलेक्शन हुआ था, उसको भ्रष्टाचार के कारण से या किसी अन्य कारण से जो है वो क्या कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, तो वो सीट क्या है, वो क्या मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी। एक परिस्थिति ये बनती है जब किसी सदस्य को सदन से निर्वासित कर दिया जाए, जब किसी सदस्य को सदन से निर्वासित यानी बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, एक कोई दल बदल के आधार पे अयोग्य हो जाए, तो कुल मिलाकर इतनी स्थितियां, इतनी परिस्थितियां बनती है जब किसी व्यक्ति को की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 101 में आपको यही याद रखना है कि अनुच्छेद 101 आपका कह रहा है, 101 में था सदस्यों की पद रिक्ति के प्रावधान, कि कौन कौन सी परिस्थिति में पद रिक्त होंगे। पहली चीज हमने करी पद त्याग की स्थिति में, तो त्याग पत्र किसको देंगे ये पता होना चाहिए। दूसरी करी अनुपस्थिति की स्थिति में, तीसरी करी उसकी मृत्यु हो जाती है तब, चौथी बात जो है वो हमने करी दोहरी सदस्यता प्राप्त कर लेता है तब, पांचवी बात जो है वो हमने करी कि यदि उसका चुनाव जो है वो निरस्त हो जाए, छठवीं बात ये करी कि उसको सदन से निर्वासित कर दिया है, और सातवीं बात है कि वो दल बदल के आधार पे अयोग्य घोषित कर दिया जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, पहले तो पहली चीज ये है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं आती है ना, उसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसमें स्टेटमेंट दे के आता है, ठीक है, स्टेटमेंट आ जाते हैं, जैसे आरएस में आ रहा है आजकल, ऐसा ही में आ रहा है, ठीक है। बाकी जो जैसे आरएस मेंस की भी अगर हम बात करें, तो आरएस मेंस की स्थिति क्या है कि आरएस मेंस के अंदर इस तरह के जो है 5 मार्क्स के या 10 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, और वहां इस तरह से जो है तो आप अच्छे आंसर जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 101 हो गया, 101 में आपने पढ़ ली पद रिक्ति। अब 102, अनुच्छेद 102 में क्या है, सदस्यों के लिए निरहरताएं। भाई कोई व्यक्ति कब जो है वो सदस्य नहीं रहेगा, वो जब अयोग्य हो जाएगा तब नहीं रहेगा, तो अयोग्य कब हो जाएगा, उसकी निरर्थता का प्रावधान जो है वो क्या है। सबसे पहले यहाँ दो चार प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे कोई व्यक्ति कब अयोग्य घोषित हो जाएगा, जब वह भारत का नागरिक नहीं रहे, जब वो भारत का नागरिक नहीं रहे तो वो योग्य नहीं रहेगा। दूसरी चीज उसकी स्थिति क्या आएगी, जब वो पागल हो जाए, वो दिवालिया हो जाए, चित्त विकृत हो जाए, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाए तब वो सदस्य रहने योग्य नहीं रहेगा। तीसरी चीज जो है वो रहेगी कि 2 वर्ष से अधिक की सजा, किसी व्यक्ति को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई तो फिर वो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन अगर 2 से कम हो रही है तो वो संसद का सदस्य रह सकता है। एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई लाभ का पद धारण कर ले, कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण कर ले तो भी वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज आती है कि राष्ट्रपति, या उसको क्या बना दिया जाए, राज्यपाल। राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है वो उसको बना दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है वो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति जो है सदस्यता के लिए योग्य नहीं रहेगा। तो 101 में पद रिक्ति होगी, 102 में हो गया सदस्यों के लिए निरहरता है, कौन कौन सी स्थिति में वो अयोग्य हो जाएंगे। फिर चलते हैं 103 में। अनुच्छेद 103 में देखो क्या है, निरहरताओं का
विनिश्चय। निर्हरताओं का जो विनिश्चय जो है वो कौन करेगा? भाई जो सदस्य हैं वो अलग अयोग्य हो जाते हैं तो उनका निश्चय कौन करेगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो तीन परिस्थितियां बनती है कि कब कौन जो है वो किसके आधार पे करेगा। तो एक तो जैसे चुनाव में भ्रष्ट आचरण की बात आ गई, अगर चुनाव में भ्रष्ट आचरण की बात आती है तो इसके आधार पे अगर कोई बात है तो उसका विनिश्चय कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। उसका विनिश्चय कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति जो है वो चुनाव आयोग से क्या करेंगे? परामर्श। चुनाव आयोग से परामर्श के बाद जो है वो राष्ट्रपति उसका विनिश्चय करेगा। ठीक है, पहली चीज, पहली परिस्थिति तो ये बन गई। सेकंड है कि अगर दल बदल के आधार पे है, कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पे हो रहा है तो लोकसभा में करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, दल बदल के आधार पे लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और उसके बाद में ये दो परिस्थितियां ही मेनली बनती है, बाकी तो चुनाव निरस्त हो जाता है तो अपने आप ही हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि 103 में क्या है? निर्हरताओं का विनिश्चय, कि उससे संबंधित कोई निर्हरता है तो फिर उसका निश्चय कौन करेगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं 104 में, अनुच्छेद 104 सारे सदस्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 104, 104 में क्या है? देखो 104 में है कि कोई व्यक्ति जो है वो अर्हता नहीं रखता, पहली चीज। दूसरी, शपथ नहीं लेता। किसी व्यक्ति ने कोई योग्यता नहीं है या शपथ नहीं ले रखी है और फिर वो क्या करता है? बैठक में उपस्थित रहता है। बैठक में बैठने पर उस व्यक्ति पे क्या लगाई जाएगी? शास्ति। उस शास्ति का प्रोविजन इसके अंदर दिया गया, सीधा सा अनुच्छेद है कि भाई अगर कोई व्यक्ति निरहर है, वो योग्य नहीं है और उसके बावजूद भी वो बैठक में बैठ रहा है, या फिर मान लीजिए कि वो शपथ उसने नहीं ली है विधिवत रूप से और उसके बावजूद भी बैठक में बैठ रहा है, तो उन दोनों परिस्थितियों में उस पर क्या शास्ति लगाई जाएगी? आपको ध्यान रखना है, 500 रुपए की शास्ति। मजाक की बात होगी, एक एमपी के लिए 500 रुपए कौन सी बड़ी बात है भाई। लेकिन जो नियम है वो तो नियम है ही कि अनुच्छेद 104 के तहत कितने रुपए की शास्ति का प्रावधान है कि उसमें 500 रुपए की शास्ति प्रत्येक बैठक में लगाई जाए कि तू 500 रुपए दे फिर बैठक में भले बैठ जा। ठीक है, तो अनुच्छेद 104 हो गया। फिर आता है आपका अनुच्छेद 105। फिर आता है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 5 में है संसदीय विशेषाधिकार। यह अनुच्छेद ज्यादा पूछा जाता है। यह जो अनुच्छेद है वो अक्सर ज्यादा पूछा जाता है, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार यानी जो एमएलए एमपी जो है, अब ये किस किस को है? एमपी, मंत्री, और इनके साथ साथ एक आता है महान्यायवादी। अनुच्छेद 88 पढ़ा होगा आपने, अनुच्छेद 88 में यही चीज थी। ठीक है, मंत्री, एमपी और महान्यायवादी जो होते हैं उनको जो विशेषाधिकार होते हैं वो संसदीय विशेषाधिकार कहलाते हैं। अनुच्छेद 105 में उसका प्रावधान किया गया। राज्य के लिए अगर हम देखें तो 194 में इसका उल्लेख किया गया। अब 105 में क्या किया है, क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एमपी, मंत्री और महान्यायवादी, सबसे मेन चीज यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली है कि महान्यायवादी को भी ये विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि भाई इन निम्न में से किसको जो है वो संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और वहां महान्यायवादी का ऑप्शन होता है। हालांकि महान्यायवादी जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वो संसद की बैठक में बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपन ने अनुच्छेद 88 में पढ़ा, पिछली क्लास में आपको याद हो तो। अब बात कर रहे हैं विशेषाधिकार की। तो एक तो भाई इनके पास विशेषाधिकार क्या होता है? वाक एवं अभिव्यक्ति।
इनको संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, संसद में कुछ भी बोल सकते हैं, अपना वक्तव्य दे सकते हैं, और ये जो बोलेंगे उसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। क्या ये कह सकते हैं कि न्यायालय में जवाबदार नहीं होंगे या जिम्मेदार नहीं होंगे? कोई व्यक्ति अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सांसद ने जो है वो संसद में क्या वक्तव्य दिया, क्या बोला, उसके लिए उसको न्यायालय में कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। एक तो इसको संसदीय विशेषाधिकार जो है वो इनको ये है कि भाई एक तो इनको ये अधिकार हो गया कि वो न्यायालय में जो है वो नहीं जवाबदेह नहीं होंगे, बल्कि वो बोल सकते हैं। फिर दूसरा अधिकार की बात करें तो दूसरा जो अधिकार है वो इंपॉर्टेंट अधिकार है, वो मेन है, क्या है कि संसद का जो चल रहा है ना, ये आपकी संसद की बैठक चल रही है, सबसे मेन अधिकार यही है। संसद की बैठक चल रही है, इस बैठक से 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात इस व्यक्ति इस बैठक के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक क्या नहीं किया जा सकता, इनको, इन सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब गिरफ्तार के दो मामले होते हैं, एक दीवानी मामला होता है, गिरफ्तार नहीं कर सकते किसमें, दीवानी मामले में। किसमें, दीवानी मामले में जो है इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन अगर मामला क्या है, फौजदारी है, ठीक है, तो फौजदारी और आपराधिक प्रकरण अगर है, आपराधिक प्रकरण अगर है तो फिर वहां पे क्या होगा कि लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर अगर किसी एमएलए को, एमपी को गिरफ्तार करना है तो लोकसभा के अंदर तो लोकसभा अध्यक्ष से लेनी पड़ेगी, और यहां पे राज्यसभा में कौन होता है, सभापति। यहां सभापति से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। भाई सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अधिकार है कि संसद की जो बैठक होती है, संसद की बैठक से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी सांसद जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कौन से मामले में, दीवानी मामले में, कोई ऑप्शन ही नहीं है, दीवानी मामले में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई आपराधिक प्रकरण उस पर है तो और अगर उसको गिरफ्तार करना अनिवार्य, जैसे मान लीजिए कोई आतंकवाद से रिलेटेड बात होगी, उसको गिरफ्तार करना अनिवार्य है, तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में लोकसभा के किसी सदस्य को करना है तो लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी, और राज्यसभा के किसी सदस्य को करना है तो राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो चीज क्लियर हो गई अपनी। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर कोई संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो संसद क्या दे सकती है, उसको दंड दे सकती है, भाई जेल भेज सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने संसदीय उत्तराधिकार, संसदीय जो अधिकार है, विशेषाधिकार है, उनका उल्लंघन किया या फिर किसी संसद की जो है वो हानि पहुंचाई उसकी मर्यादा को, तो वो भी इसी के अंदर है, तो उसको क्या कर सकती है, संसद दंड दे सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 105 में संसदीय विशेषाधिकार। क्या हो गए, संसदीय विशेषाधिकार। अब 106 में चलते हैं। 106 में आ गए सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। सदस्यों के वेतन और भत्ते किसमें आ गए, 106 में आ गए। ठीक है, अब क्या क्या मिलता है वो देख लो। सबसे पहले तो आपको एक्ट याद रखना है, संसद वेतन भत्ता अधिनियम 1954। संसद वेतन भत्ता अधिनियम 1954 के तहत इनको पैसे मिलते हैं। अब क्या क्या मिलता है, तो वेतन, उसके बाद में मिलता है इनको कार्यालय खर्च,
एक मिलता है चुनाव क्षेत्र भत्ता और एक मिलता है दैनिक भत्ता। और इसके अलावा टेलीफोन मिलता है, घर मिलता है, ये तो सारी चीजें मिलती है। बाकी मेन तो ये है। तो क्या क्या है, वेतन में मिलता है 1 लाख रुपए, ठीक है। कार्यालय खर्च में मिलते हैं 60,000 रुपए, ठीक है। चुनाव क्षेत्र भत्ता मिलता है 70,000 रुपए और ये मिलता है दैनिक भत्ता आपका 2,000 रुपए प्रतिदिन, 2,000 रुपए प्रतिदिन। अनुच्छेद 106 सदस्यों के लिए वेतन भत्तों का प्रावधान करता है और इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, संचित निधि के। भारत की जो संचित निधि है, अनुच्छेद 112(3), अनुच्छेद 112(3) में लिखा है कि जो सांसद हैं उनके जो वेतन और भत्ते जो मिलते हैं वो किससे देय होंगे, भारत की संचित निधि से देय होंगे, ठीक है। तो 112(3) के तहत वहां से दिए जाते हैं। अभी 106 पढ़ रहे तो 106 याद रख लो, ठीक है। अब यहां तक अपन ने 101 से लेकर 106 तक जो पढ़े उनको एक बार अपन शॉर्ट में याद रखेंगे। सारे अनुच्छेद अपने को याद करने हैं, ठीक है। तो एक बार अनुच्छेद याद करते हैं, फिर उसके बाद में 107 में अपन चलेंगे। हाँ भाई याद कर लो, अनुच्छेद 101 से स्टार्ट किया था। 101 में क्या था, 101 में सीटों की रिक्ति, किसकी रिक्ति कर रहे थे, किसकी सीटें खाली कर रहे हैं अपन, सदस्यों की बात कर रहे हैं, सदस्यों की बात कर रहे हैं। फिर आता है अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 में हमने 101 में सीटों की रिक्ति करी थी, 102 में क्या करी थी, निर्हरताएं। अनुच्छेद 103 आया, 103 में क्या किया भाई, 103 में हमने किया विनिश्चय। किस चीज का विनिश्चय किया, ऊपर जो बात करी, जो निर्भरताएं निर्धारित करी उनका विनिश्चय कर लिया। कौन फाइनल कौन करेगा, ठीक है। 103 में विनिश्चय कर दिया। फिर उसके बाद में आ गया पर अनुच्छेद 104 में। 104 में हमने क्या किया, 104 में हमने लगा दी शास्ति। भाई कोई आदमी अगर गलती से बैठ गया, मीटिंग में बैठ गया, बिना शपथ लिए बैठ गया, कितने रुपए ले लोगे उनसे, 500 रुपए। कितने रुपए ले लोगे, 500 रुपए पर मीटिंग के लगेंगे, बहुत बड़ी राशि है, ठीक है। उसके बाद आ गया अनुच्छेद 105। 105 में आपने क्या पढ़ा, विशेषाधिकार। 105 में क्या पढ़ा, विशेषाधिकार। उसके बाद में आ गया अनुच्छेद 106 और अनुच्छेद 106 में आपने सबसे लास्ट में क्या पढ़ा, वेतन और भत्ते, वेतन एवं भत्ते। तो ये सारे के सारे जो प्रोविजन है, सारे प्रोविजन किससे संबंधित है, सदस्यों से संबंधित। और सदस्य किसके, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य है, यानी संसद के सदस्यों से संबंधित प्रावधान ये थे सारे के सारे। 6 अनुच्छेदों में याद रखना है, 6 अनुच्छेद किसके हैं, सदस्यों से रिलेटेड है। 6 अनुच्छेद सदस्यों से रिलेटेड। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, 101 में सीटें हैं, सीटों की रिक्ति है, 102 में निर्भरताएं हैं, 103 में विनिश्चय है, 104 में शास्ति है, 105 में विशेषाधिकार है और 106 में वेतन और भत्ते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके सदस्यों से रिलेटेड सारे के सारे अधिकार। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जो भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर लें, ठीक है। लाइक करने के पैसे आपके लगने वाले नहीं है और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 107। अब तक तो हम बात कर रहे थे सदस्यों से संबंधित, अब आ जाएंगे विधेयकों पे। अब आ जाएंगे किस पे, विधेयकों पे। जो संसद में कानून बनेंगे, विधेयक पास होंगे, तो उनके पूर्व स्थापन और उनको पारित होने से संबंधित जो चीजें हैं उन पे आएंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा विधेयकों का पूर्व स्थापन और पारित होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको विशेष तौर से जो मेन चीज 107 में याद करनी है वो ये याद करनी है कि कोई जब लोकसभा भंग हो जाती है,
लोकसभा के भंग होने की स्थिति में जो विधेयक होते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ मेन चीज आपको ये लिखनी है कि लोकसभा के विघटन पे लोकसभा के विघटन पे विधेयकों पे प्रभाव। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयकों पे क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी विधेयक है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या एक टेबल टाइप अपने को बनानी पड़ेगी। वो जो विधेयक है ये क्या है, लोकसभा में पारित, लोकसभा और राज्यसभा दोनों लिख दो। लोकसभा में तो था पारित, लेकिन राज्यसभा में क्या था, लंबित। और यहां लिखो प्रभाव, ये क्या हो जाएगा, समाप्त। कोई विधेयक जो है वो लोकसभा में तो पारित था लेकिन राज्यसभा में लंबित था, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरी स्थिति आती है विधेयक की, कि विधेयक लोकसभा में लंबित था, ठीक है, और यहां पर भी लंबित था, वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये थोड़ा ये जो चीजें है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली स्थितियां क्रिएट कर देती हैं। तो ज्यादातर स्थिति में ये विधेयक जो है वो समाप्त होते हैं। अगर दोनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास चला गया, ठीक है, तो फिर वो समाप्त नहीं होता। जो लोकसभा में पारित है, यहाँ लंबित है तो समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ लंबित है और यहाँ भी लंबित है तो भी वो समाप्त हो जाएगा। एक है कि यहाँ तो है लंबित और यहाँ है पारित। कोई विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ और उसको लोकसभा भेजना है और उससे पहले लोकसभा का विघटन हो गया तो उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस विधेयक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक है यहां भी पारित और यहां भी पारित हो गया और उसके बाद में कहा जाता है, वहां बाद में जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति के पास गया हुआ है, वहां कोई निर्णय नहीं हुआ है तो भी वो समाप्त नहीं होगा। कुल मिलाकर लोकसभा ने कोई काम कर दिया और उसके बाद में वो विघटन होगी, समाप्त हो गई, तो उसके साथ ही वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नई लोकसभा आएगी, वो उसको स्वीकारेगी नहीं, इसलिए वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोकसभा का रोल बाकी है तो फिर वो विधेयक जो है वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया है और वो राष्ट्रपति के स्तर पे पेंडिंग है तो वो विधेयक कभी समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देंगे तो विधेयक जो है वो क्या बन जाएगा, आपका कानून बन जाएगा। और अगर अनुमति नहीं देते हैं तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 107 में है विधेयकों का पुरस्थापन और पारित करने की प्रक्रिया। अब आता है 108। 108 बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 108 में। अब इसमें सबसे पहली चीज तो पर्सन यही पूछा जाता है कि भाई संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो आहूत कौन करता है। आहूत में तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। और राष्ट्रपति कब बुलाएगा, जब दोनों सदनों के बीच में सहमति नहीं बन रही हो। जब दोनों सदनों के बीच में आम सहमति नहीं बन रही हो किसी विषय को लेकर, तो ये स्थिति बनती है। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इस बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की बुलाते कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब यहां से आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो तुरंत 108 लिख देते हैं। तुरंत हम क्या लिख देते हैं, 108। हमें तो 108 रट रख लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसमें लिखा है, अनुच्छेद 118(4).
अनुच्छेद 118(4) में लिखा है कि राष्ट्रपति जब आहूत कर लेंगे 108 के तहत, आहूत तो 108 के तहत करेंगे, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, वो 118(4) के तहत करेगा, 104 के तहत करेगा। और जब ये हो गया, ये अध्यक्षता जब ये कर रहे हैं, तो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किसकी तरह चलेगी, फंसाते हैं कैसे भी, प्रक्रिया कैसे चलेगी, लोकसभा के नियमों से चलेगी। इसकी जो प्रक्रिया चलेगी वो कैसे चलेगी, लोकसभा के नियमों के द्वारा चलेगी। दूसरी चीज इसमें क्या पूछी जाती है, दूसरी चीज प्रक्रिया के साथ साथ आपको ये भी पूछ सकते हैं कि फैसला कैसे होगा। तो इसका जो फैसला होता है वो होता है साधारण बहुमत के द्वारा। मतलब विशेष बहुमत से नहीं होकर साधारण बहुमत से होता है। 3-4 चीजें आपको संयुक्त बैठक में याद रखनी है, लेकिन 2 परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। निम्न मामलों पर संयुक्त बैठक नहीं। भाई 2 मामले ऐसे हैं जिसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब वो 2 मामले कौन कौन से हैं, वो 2 मामले हैं आपके, पहला मामला तो है धन विधेयक, और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। इन 2 मामलों पर कभी भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो संयुक्त बैठक के बारे में आपको इतना ही पूछा जाता है, इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, भले आप कितने भी पढ़ लो इसमें, ठीक है, संसद पूरी नहीं हो आपके 4 दिन। तो संयुक्त बैठक में हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि 108 के तहत आहूत होती है, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, और राष्ट्रपति जो है बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। इसकी जो प्रक्रिया चलती है वो किस कौन से नियम लगते हैं, तो लोकसभा के नियम इसमें लागू होते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि भाई फैसला जो होता है वो साधारण बहुमत से होता है, और 2 प्रोविजन ऐसे हैं जिसके अंदर जो है तो वो संयुक्त बैठक नहीं होती। कौन कौन से है, एक कोई धन विधेयक हो, अनुच्छेद 110 के तहत मामला हो, और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक 368 के तहत, ठीक है। तो इनके अंदर जो है वो आपके इन मामलों के अंदर कभी भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक इसमें नहीं होती है। तो क्लियर हो गया 108। अब आप याद करना चाहें थोड़ी सी चीज और याद कर सकते हैं कि अब तक जो है वो 3 बार बुलाई गई है। अब तक जो संयुक्त बैठक है वो कितनी बार बुलाई गई है, 3 बार। अब 3 बार कौन कौन से मामले हैं देख लो। पहला था आपका दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961, पहली बार संयुक्त बैठक कब हुई, 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक में हुई। दूसरी हुई थी बैंक आयोग निरसन विधेयक, बैंक आयोग निरसन विधेयक, और तीसरी आपकी हुई थी आतंकवाद निरोध विधेयक, यानी पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, 2002। तो इन 3 मामलों में अब तक जो है वो आपकी बैठक बुलाई गई है। तो संयुक्त बैठक क्लियर हो गई। अनुच्छेद 108 आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें बाकी कुछ नहीं बचा है, जो सारी चीजें थी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई संयुक्त बैठक में। इसके अलावा कोई ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या क्या संयुक्त बैठक में आएगा। एक बार इसको छोटा कर देता हूं ताकि पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड करवाएंगे ना उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बस ठीक है। ये जो पीपीटी क्रिएट हो रही है, शॉर्ट नोट्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये जो शॉर्ट नोट है ये आपके बहुत काम आएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहां मैं आपको जो है वो क्लास के साथ ही अवेलेबल करवाता हूँ। वहां से आप अपनी बुक में अपनी जो डायरी है उसमें शॉर्ट नोट्स बनाएं,
ये आपके बहुत काम आएंगे, सीधे डायरेक्ट यहाँ से आपके क्रिएट हो रहे हैं, अलग से आपको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 108 हो गया, अब 109 में चलते हैं। देखो 109 और 110, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110, दोनों अनुच्छेद आपको एक साथ याद करने हैं। कैसे याद करने हैं कि दोनों एक ही से संबंधित है, दोनों के में एक ही बात सामने निकल के आ रही है। अनुच्छेद 109 क्या है? धन विधेयक के प्रावधान। एक 109 में है धन विधेयक के प्रावधान है कि धन विधेयक कैसे होगा, कहां रखा जाएगा, क्या है। और 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? 110 में है। अब देखो धन विधेयक के क्या प्रावधान है। सबसे पहले तो देखो दो एक चीज याद रखनी है कि लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या आता है कि लोकसभा अध्यक्ष इसको क्या करते हैं? प्रस्तावित करते हैं। 110(4) में भी है कि जब जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में रखा जाएगा, वहां पारित होगा, पारित होकर जब वो रखा जाता है उससे पहले वो प्रस्तावित करते हैं लोकसभा अध्यक्ष कि ये एक धन विधेयक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे याद रखना है कि राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। किसी धन विधेयक को राज्यसभा के पास क्या पावर है? भेजा जाता है, या तो वो अनुमति दे दे या फिर वो संशोधन के लिए निवेदन कर सकती है, लेकिन लोकसभा माने या नहीं माने कोई नहीं, अधिकतम 14 दिन उसको रोक सकती है। एक आपने भी बेटा बात करी कि संयुक्त बैठक नहीं, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होती, और जब लोकसभा में रखा जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा तो राष्ट्रपति की पहले से अनुमति ली जाएगी। इसलिए बाद में जब पास होके जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। भाई कोई भी विधेयक कानून बनता है कब बनता है? जब वो दोनों सदनों में पास होने के बाद में अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास जाता है, और अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो उसे अनुमति दे दे, अनुमति नहीं दे, या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। तो धन विधेयक के मामले में हमें ध्यान रखना है कि वो अनुमति नहीं दे या अनुमति दे दे, ये दो काम तो करता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए उसे वापस नहीं भेज सकता। और सामान्य रूप से हमने स्टार्ट में ही लिखा कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही होता है, तो फिर सीधी सी बात है कि वो अपनी अनुमति आसानी से इस पे दे देता है। ठीक है, तो ये धन विधेयक के संबंध में कुछ बातें थी जो 109 में लिखी हुई है। 110 में क्या है? 110 में धन विधेयक की परिभाषा है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है। वो कौन कौन से चीजें उसके अंदर आएंगी, तो देखो, तो किसी कर का उत्साधन व परिहार करना, कोई कर लगाना है, उसका उत्साधन करना है, उसका परिहार करना है, उसको बढ़ोतरी करनी है, उससे संबंधित मतलब पैसे से संबंधित चीज है वो इसके अंदर आएंगी। एक इसमें आता है कि संचित निधि से राशि का उत्साधन, संचित निधि से राशि निकालना। संचित निधि, भारत की संचित निधि से राशि निकालना, वो भी इसके अंदर आता है। मतलब टैक्स से संबंधित, पैसे से संबंधित जो भी मामला है वो धन विधेयक में आएगा। और धन विधेयक के मामले में अनुच्छेद 104, 110(4) में आप याद रखो,
110(4) में लिखा है। 110(4) में क्या लिखा है, ये जो बात मैंने अभी लिखी थी ना आपको कि लोकसभा अध्यक्ष इसको क्या करता है, प्रश्नांकित करता है। लोकसभा अध्यक्ष को विशेष शक्ति है कि वो धन विधेयक को प्रश्नांकित करेगा और वो लिखेगा कि ये धन विधेयक है। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद स्पेशली याद रखें 110(4) और 108 के तहत जो संयुक्त बैठक आउट की गई उसकी अध्यक्षता कौन करेगा भाई, उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वो कहां लिखा है, 118(4) में लिखा। ठीक है, तो 110(4) और 118 तहत दोनों याद रखिए आप। ठीक है, फिर चलते हैं आगे अपने 111 में। अनुच्छेद 111 में क्या है, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के लिए है। अनुच्छेद 111 किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए है। संसद के द्वारा जब कोई विधेयक पारित कर जब राष्ट्रपति को भेजते हैं, संसद जब कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है स्वीकृति दे दे, ठीक है, दूसरा होता है नहीं दे, और तीसरा क्या होता है, पुनर्विचार हेतु लौटा दे। भाई 3 ऑप्शन को अपने बात कर ली, उसके पास 3 अधिकार होते हैं। ठीक है, ये पुनर्विचार है तो लौटा दे, ये अपने कहा कि किस मामले में नहीं कर सकता, अगर धन विधेयक है, अगर कोई धन विधेयक है तो फिर वो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है कि वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे। 1942वां जो एक्ट था, 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976, उसमें जो है उसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, राष्ट्रपति को विधेयकों पर अनुमति देने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। ठीक है, क्या बाध्य कर दिया कि जो संसद के द्वारा जो विधेयक पारित करके भेजे जाएंगे राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन है 1978, इसके द्वारा क्या किया गया कि वो पुनर्विचार कि राष्ट्रपति को जो है एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने के बाद में फिर से अगर संसद ने उसको पास करके भेज दिया ना तो फिर राष्ट्रपति जो है उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो कहने का मतलब हो गया 111 राष्ट्रपति से रिलेटेड है, 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं, और अगर पुनर्विचार के लिए उसको भेज दिया गया तो फिर लास्ट में उसके पास ऑप्शन यही है कि अगर वापस उसको संशोधन के साथ या संशोधन रहित जैसे भी वो पास करके भेजते हैं राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो 111 हो गया ये। अब आपकी स्टार्ट होता है 112। 112 से जो है वो सब पैसे का मामला आ जाता है। अनुच्छेद 112 जो है वो सीधा किससे संबंधित है, बजट से। वार्षिक वित्तीय विवरण। भाई सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि अपना जो संविधान है उस संविधान में बजट शब्द का यूज नहीं है, कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या शब्द यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, हाँ रेडी हो गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का वैसे साधारण अर्थ बजट ही होता है, ये तो अपने को याद रह जाएगा। अब क्या देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखवाएगा, राष्ट्रपति रखवाएंगे, और किससे रखवाएंगे, वित्त मंत्री से। सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है यानी बजट जो होता है
वो कौन रखवाएंगे? राष्ट्रपति रखवाएंगे और वित्त मंत्री से रखवाएंगे। वर्ष के प्रारंभ में जो पहला सत्र होता है जिसको हम बजट सत्र बोलते हैं, उस बजट सत्र के अंदर ही ये रखवाएंगे। अपने बजट की अगर हम बात करें तो अपना बजट जो था वो 1924 में था, एक वर्ष समिति। इस एक वर्ष समिति की सिफारिश पे क्या किया गया? एक वर्ष समिति थी आपकी 1924 में। इस एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अपना जो रेल बजट था, इस रेल बजट को क्या किया गया? आम बजट से अलग किया गया। रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। लेकिन विवेक देवराय समिति, ये समिति बनी आपकी 2017। विवेक देवराय समिति 2017 में क्या किया गया कि आपके रेल बजट प्लस आम बजट दोनों को वापस क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। तो भाई 1924 से लेकर 2016 तक जो है वो अपना बजट, दो बजट आते थे अलग, रेल बजट अलग आता था और आपका ये दूसरा आम बजट अलग आता था। लेकिन 2017 में 1 फरवरी 2017 से इसको चेंज कर दिया गया और विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट में शामिल कर दिया गया। तो अब एक ही बजट आता है। तो बजट का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 112 में है। बजट शब्द का यूज नहीं हुआ है, किसका यूज हुआ? वार्षिक वित्तीय विवरण का। ठीक है, कौन रखवाते हैं? राष्ट्रपति रखवाते हैं। और किससे रखवाते हैं? वित्त मंत्री से रखवाते हैं। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 113। भाई सारी चीजें बजट से संबंधित है, 4-5 अनुच्छेद एक साथ बजट से रिलेटेड ही आएंगे। अनुदान की मांगों की बात है। अनुदान की मांगे जो है बजट में कौन कौन से अनुदान है, उनकी जो डिमांड्स हैं वो है। तो सबसे पहले चीज तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ लोकसभा में ही रखी जाती है। जो भी अनुदान की डिमांड्स है सारी की सारी किसमें रखी जाती है? लोकसभा में रखी जाती है, राज्यसभा में नहीं रखी जाएंगी। ठीक है, तो ये लोकसभा का एक तरह से क्या होगा? विशेषाधिकार होगा। इससे इससे प्रश्न पूछते हैं कि अनुदान की मांगे जो है वो किस सदन में रखी जाती है? तो किस में रखी जाती है? लोकसभा में रखी जाती है। पहली चीज तो हमें ये याद होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि लोकसभा में रखी जाएंगी तो लोकसभा के अंदर इसमें दो चीजें होती है। एक तो इसमें होती है चर्चा और एक होता है इसमें मतदान। लोकसभा में दोनों चीजें इसके साथ होती है। इन अनुदान की मांगों पे चर्चा भी होती है और इनपे मतदान भी होता है। उसके बाद में ये जाती है कहां पे? राज्यसभा में। कहां जाती है? राज्यसभा में। राज्यसभा के पास कोई विशेष पावर्स नहीं है इसको लेकर। राज्यसभा जो है वो क्या करती है? सिर्फ इस पर चर्चा कर सकती है, लेकिन मतदान नहीं। तो कहने का मतलब हमें ध्यान रखना है कि अनुदान की मांगे अनुच्छेद 113 में है, लोकसभा में रखी जाएंगी, विशेषाधिकार है और लोकसभा में उस पर चर्चा भी होगी, उस पर मतदान भी होगा। लोकसभा ही उसको पारित करेगी। ठीक है, और उसके बाद में राज्यसभा में जाती है। तो राज्यसभा चाहे तो उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या कर सकती है? बातचीत कर सकती है। यार तो गलत काम कर दी और कहीं मतलब निकला बातचीत का ही फायदो। राज्यसभा वाला बहुत चिंता व्यक्त करे कि यार वो तो बहुत गलत काम कर दिया, यहाँ की तो अनुदान की मांगनी नहीं चाहिए थी। क्या फर्क पड़ता है उससे? कुछ नहीं। तो सिर्फ चर्चा, कोई पावर्स नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 113 अनुदान की मांगे अनुच्छेद 113 में उल्लेखित है। अब चलते हैं अनुच्छेद 114। यह आपको दो अनुच्छेद एक साथ याद करेंगे, अनुच्छेद 114 और अनुच्छेद 115। 114 और 115 दोनों अनुच्छेद अपने एक साथ याद करते हैं। एक 114 में विनियोग विधेयक,
देखो बजट के लिए दो तीन चीजें आती है। एक तो आपका विनियोग अनुदान की मांग, बजट पारित हो गया 112 में, फिर उसके बाद में 113 में अनुदान की मांगे आ गई, 114 में जो है वो आपके आगे विनियोग विधेयक और सॉरी विनियोग विधेयक पारित हो गया, और 115 के अंदर आपका आता है अनुपूरक अनुदान व अतिरिक्त अनुदान। 115 में आता है अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान। देखो विनियोग विधेयक क्या होता है, एक प्रकार का विधेयक होता है, ये एक तरह से बजट की जो है वो अनुमति अपन इसको मान सकते हैं, बजट की एक तरह से परमिशन होता है, ठीक है। तो इसमें तो 114 में यही याद रखना है कि विनियोग विधेयक जो है वो 114 के तहत पास किया जाता है। अब आता है अनुपूरक अनुदान और एक आता है अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, अनुपूरक अनुदान में क्या होता है, जैसे कोई सेवा है, ये जो सेवा है, इस सेवा के लिए उस वित्तीय वर्ष में क्या किया, उस वर्ष में कोई बजट पारित किया गया था, उस वर्ष में कोई बजट पारित किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि इस वर्ष में ये बजट पड़ गया कम, इस वर्ष में क्या हो गया, बजट कम पड़ गया, तो फिर उसके लिए जो है वो बजटीय प्रावधान किए जाते हैं। उसके लिए बजटीय प्रावधान किए जाते हैं, इसको कहते हैं अनुपूरक अनुदान। भाई सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं ना अपन, कॉपी कम पड़ गई तो सप्लीमेंट्री कॉपी ले ली, तो वो सप्लीमेंट्री पैसा लिया जाता है कि पहले उसमें नियम में था लेकिन अब वो पैसे कम पड़ गए, तो कम पड़ गए तो फिर ये प्रावधान इसमें लिया जाता है। एक आता है अतिरिक्त अनुदान, कोई विशेष सेवा है, कोई विशेष सेवा है जिसका पहले से कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन अचानक इसकी आवश्यकता पड़ गई और उसके लिए धन का प्रावधान किया जाता है, तो उसको कहते हैं अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। तो दो प्रकार के अनुदान हो गए, अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट में 116। अनुच्छेद 116। 116 में तीन प्रकार के अनुदान है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। तीन प्रकार के अनुदान का प्रावधान 116 में किया गया, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ठीक है। लेखानुदान में क्या होता है कि भाई जो प्रथम जो कुछ समय जैसे अप्रैल में करते थे, तो पहले अप्रैल में करते थे तो जून तक चला जाता, जून मई तक चला जाता था, तो प्रथम समय के लिए जो है पहले जो स्टार्ट के जो 2 माह है उनके लिए अतिरिक्त एडवांस धन निकाला जाता था, तो एडवांस पेमेंट जो है वो निकाला जाता था, इसके लिए किया जाता था। तो ये कुल बजट का कितना होता है आपको ध्यान रखना है, 1/6। कुल बजट का 1/6 जो धन है वो किस में से, भारत की संचित निधि में से। भारत की संचित निधि से जो है इस धन को अलग निकालने के लिए लेखानुदान लाया जाता है, ठीक है। प्रत्यानुदान क्या होता है कि कोई पूर्व की सेवा है और उसके लिए और अधिक अनुदान की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए अनुदान और जोड़ा जाता है। और अपवाद अनुदान क्या होता है कि पहले कोई बात ही नहीं थी और अचानक आवश्यकता पड़ गई, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो है वो धन की आवश्यकता जो होती है वो सुनिश्चित की जाती है। ये जो अनुदान से संबंधित जो चीजें हैं, मैं आपको पूरी परिभाषा जो जैसे हमें होनी चाहिए एक्चुअल में, वो परिभाषा आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 112 में बजट था, 113 जो था, 113 के अंदर क्या था, अनुदान की मांगे थी, 114 के अंदर जो है वो 2 प्रकार के अनुदान की हमने बात करी, सॉरी विनियोग विधेयक की बात करी थी,
115 में था अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान, 116 में था आपका लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। ठीक है, 116 तक हो गया। अब चलते हैं 117। जल्दी से पूरा करते हैं, काफी लंबा हो गया। अनुच्छेद 117 है वित्त विधेयक। एक सौ सत्रह क्या है? वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन विधेयक, ये जो धन विधेयक है इसका हमने कब पढ़ा? अनुच्छेद 110 में पढ़ा। ठीक है। दूसरा होता है वित्त विधेयक फर्स्ट, ये होता है 117 एक में। और तीसरा है वित्त विधेयक सेकंड, ये है 117 3 में। ठीक है, तीन प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। धन विधेयक भी वित्त विधेयक होता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि समस्त धन विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन समस्त वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये लाइन आप यहां लिख लो, कई बार ये लाइन डिक्टो पूछ ली जाती है कि समस्त धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। समस्त धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन समस्त वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक कौन से होते हैं? धन विधेयक वही होते हैं, वो वित्त विधेयक जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 के तहत होता है, वो धन विधेयक होते हैं। तो समस्त धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन समस्त वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। 117 में 1 और 3 के अंदर जो उल्लेख है वो वित्त विधेयक धन विधेयक में शामिल नहीं होते। ठीक है, देखो अनुच्छेद 118 शॉर्ट है, अनुच्छेद 119 और अनुच्छेद 120। एक एक बात ही है, शॉर्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं। 118 में क्या है? 118 में है संसद के प्रक्रिया नियम। संसद के प्रक्रिया नियमों का उल्लेख है अनुच्छेद 118 में। अब प्रक्रिया नियम में क्या है? प्रक्रिया नियम में आप देखिए कि संसद स्वयं बनाएगी, संसद के जो प्रक्रिया नियम है उनके प्रक्रिया नियमों का उल्लेख है किसमें? 118 में। और 118 में है कि संसद खुद बनाएगी, ये 118 एक है। ठीक है, संसद स्वयं बनाएगी, यानी लोकसभा के नियम जो है लोकसभा के लोकसभा बनाएगी और राज्यसभा के राज्यसभा बनाएगी। संसद खुद जो है वो प्रक्रिया नियम बनाएगी, कौन से नियमों के तहत चलेंगे। हम कहते हैं ना एक प्रक्रिया नियम। ठीक है, उसके बाद में 118 ये एक हो गया। उसके बाद में दूसरा है संयुक्त बैठक। भाई संयुक्त बैठक के लिए प्रक्रिया नियम जो है वो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। ये है आपके 118 3 में, दो खाली है। ठीक है, संयुक्त बैठक के राष्ट्रपति बनाएगा, 118 3 में है। और एक अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा आपने? आपने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि धन विधेयक, सॉरी धन विधेयक नहीं, लोग संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता
कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये कहा था 118(4) में। तो अनुच्छेद 118 में ये सारी चीजें हो गई। संसद के प्रक्रिया नियम अनुच्छेद 18(1) कहता है संसद स्वयं बनाएगी, लोकसभा की लोकसभा बनाएगी, राज्यसभा की राज्यसभा बनाएगी। ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि भाई संयुक्त बैठक के कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति बनाएगा। और तीसरी बात थी कि 118(4) का हमने पहले भी उल्लेख किया था कि 118(4) में लिखा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये हो गया। फिर आता है अनुच्छेद 119। 119 में सीधा सा लिखा है वित्तीय कार्रवाई। संसद के अंदर जो है वित्तीय कार्यों का विनियमन। संसद में वित्तीय कार्यों का विनियमन कौन करेगा? स्वयं संसद करेगी। और 120 में लिखा है संसद की भाषा। अब संसद में दो भाषाओं की बात यहां पे कर रखी है। एक कर रखी है हिंदी और दूसरी कर रखी है इंग्लिश। भाई संसद का सदस्य है या तो हिंदी में भाषण दे सकता है या इंग्लिश में भाषण दे सकता है, लेकिन किसी को ये दोनों ही नहीं आ रही हो तो फिर क्या करेगा? अध्यक्ष। लोकसभा में तो हो गया अध्यक्ष और राज्यसभा में हो गया सभापति। इन दोनों की, यानी अगर वो राज्यसभा में दे रहा है तो सभापति से अनुमति लेगा और लोकसभा में दे रहा है तो अध्यक्ष से अनुमति लेगा। ठीक है। इन दोनों से क्या लेगा? अनुमति। और इनसे अनुमति लेकर वो क्या करेगा भाई? वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में भाषण दे सकता है। ठीक है कि भाई मन तो ना तो हिंदी आवे ना अंग्रेजी आवे, मैं तो मारवाड़ी बोलूंगा। तो मारवाड़ी बोल सके है वो, लेकिन बी के लिए बिन कहीं करना पड़ अच्छी मारवाड़ी बोलवा वास्ते बिन लोकसभा के मायने तो अध्यक्ष का नाम और राज्यसभा के मायने सभापति का नाम बिन परमिशन लेनी पड़ती। और वह परमिशन मिले बचे वो जो है वो बोले पूरी मारवाड़ी टेको, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई के समझ में आओ चाहे नहीं आओ, कोई मतलब नहीं। ठीक है। फिर वो कन्वर्ट करते रहेंगे, कोई मतलब। ठीक है। तो आपको एक बार फिर से तीनों अनुच्छेद देख लो। अनुच्छेद 118 में क्या था? संसद की प्रक्रिया नियम। संसद के प्रक्रिया नियम थे। अनुच्छेद 119 में था संसद के वित्तीय कार्यों का विनियम संसद खुद करेगी। और 120 में था संसद की भाषा। 120 में था संसद की भाषा। दो अनुच्छेद आपके रह गए। दो अनुच्छेद 2 मिनट में पूरे कर ले, क्लास खत्म करते हैं। अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 122। 121 क्या कह रहा है कि संसद में न्यायपालिका के कार्यों की चर्चा नहीं होगी। भाई दो चीजें है, न्यायपालिका क्या काम कर रही है उसकी चर्चा संसद नहीं करेगी, कोई बात नहीं करेगी, कुछ नहीं बोल सकती संसद कि फलाने ने गलत न्याय दे दिया और वो कर दिया, वो नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप बैठ बैठ देगा। ठीक है। तो संसद अनुच्छेद 121 कहता है कि भाई संसद जो है उसके अंदर न्यायपालिका की कार्य की चर्चा नहीं होगी। और एक दूसरी चीज एक और होगी, एक और नहीं होगी भाई, वो कौन सी नहीं होगी? किसी न्यायाधीश के आचरण पर टीका टिप्पणी नहीं, टीका टिप्पणी नहीं। बस ये हो गया क्लियर। भाई संसद ने यह कहा कि न्यायपालिका के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी है। ठीक है। अनुच्छेद 121 में कहा न्यायपालिका के बारे में बात नहीं करनी। न्यायपालिका का भी तो दायित्व बनता है कि वो संसद के लिए कुछ करे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 122 में हम भी कर देंगे। इन्होंने क्या कहा कि संसद के कार्यों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं। कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कैसे भाषण दे दिया, क्या कर दिया, कोई इंटरफेयर न्यायपालिका नहीं करेगी। 121 में तो संसद नहीं करेगी और 122 में न्यायपालिका नहीं करेगी। दो ही आपस में समझ लिया।
ठीक है, क्या तू मैंने मत छेड़ मैं तने नहीं छेड़ू, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरी संसद। संसद का जो टॉपिक था आपका दोनों क्लासों को मिलाकर पूरा हो गया। अगली क्लास के अंदर हम भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको पढ़ेंगे। तो अब तक की जो चीजें हमने पढ़ ली उससे पहले हमने 2 रिवीजन क्लासें भी कर ली, ठीक है। और अब हम ऐसा करेंगे कि 1 या 2 रिवीजन क्लास और कर लेंगे, ताकि पिछली जो जितनी क्लासें हमने करी है 14-15 क्लासें जो भी है उन सारी क्लासों का रिवीजन जो है उसमें हो जाएगा। 2 क्लासों का रिवीजन एमसीक्यूज में हम कर चुके हैं और 2 क्लासें अपन रिवीजन में और ले लेंगे। फिर उसके बाद में जो है वो अपन फेडरलिज्म पढ़ेंगे, और फेडरलिज्म पढ़ने के बाद में या फिर पहले अपन ऐसा कर लेंगे, पहले आयोग रट लेंगे, आयोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फेडरलिज्म पढ़ लेंगे। अपना जो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर अपन राजस्थान स्टार्ट कर लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो है हमारा ये जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।